हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018। ठीक है ना, ये 2018 का ये पेपर है, पूरा का पूरा ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर ये पेपर हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। कब का? 2018 का। ठीक है ना, और इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी पेपर होंगे वो होंगे आपका मैथ के भी होंगे। ठीक है ना, मैथ के भी होंगे और रीजनिंग के भी होंगे इसमें। ठीक है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस भी होगा इसमें। ठीक है ना, जीके जीएस और एक और क्या होता है आपका हिंदी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो चारों सब्जेक्ट का, ठीक है ना, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस और हिंदी का, ये चारों सब्जेक्ट का आपको जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे जो जैसे आके यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है ना, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो इसको क्या करो कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक करके आप इसको क्या करो कि सोल्व करो। ठीक है ना, अब अगर आपसे नहीं सोल्व होता है तो फिर वीडियो को प्ले करो और फिर यहाँ पे हम जो है वो सोल्व यहाँ पे कर ही रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि रोक रोक के जो है आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले कि आपका जो टाइम होगा वो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेटिव जो है वो कैलकुलेशन आपका जो होगा वो थोड़ा फास्ट होगा कैलकुलेशन। ठीक है, और क्या होगा इससे फ़ायदा क्या होगा कि आइडिया मिल जाएगा। क्या आइडिया मिल जाएगा? ये जो 2023 का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 2023 का जो पेपर होगा इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2023 के पेपर में किस लेवल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2018 का भी और 2021 का भी। ठीक है, ये दोनों का मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं सबको, ये सबको इरेज कर देते हैं एक बार। चलो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है। यहाँ पे हम जूम भी कर देते हैं आप लोगों को ताकि जो दिखाई दे पूरा क्लियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर तो अभी फर्स्ट ही चल रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा और इसको इधर कर देते हैं, है ना। चलो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या है कि उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि जो है वो, दर्पण छवि कहने का मतलब क्या, यानी कि जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है ना वो सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है ना, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे एक इस तरह से मिरर रखा गया, इधर से क्या है ये, इधर से जो है वो मिरर को पेंट कर दिया गया। ठीक, इधर से पेंटेड मिरर है और ये है एक्स वाई। ठीक है, एक छोड़ का एक्स और एक दूसरे छोड़ का वाई नाम रखा गया है। और इधर हम अगर ए को लिखते हैं और सी को लिखते हैं, ई को लिखते हैं। ठीक है ना, तो जब हम ए सी ई को जब एक ऐनक के सामने, एक आईना के सामने ले जाते हैं तो उसको कैसा दिखाई देगा आईना में, तो आईना में उसको कैसा दिखाई देगा, ई जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, सी का मुंह किधर है, इधर से है, तो यहाँ पे सी जो होगा वो आपका इस तरह से सी बन के दिखाई देगा और ये जो होगा आपका बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो होगा वो दर्पण छवि यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब इस प्रकार से इसका बनेगा। तो देख लो कि ऐसा प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो पहले ई बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर ए बनेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि पहले ए और इसके बाद में फिर इस तरह से इसे सी और फिर इस तरह से इसे डी ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसा नहीं, पहले ई दिखाई देगा तब सी तब ए दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस संख्या को पहचानो। ठीक है ना, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो एक यहाँ पे ध्यान देना, ये जो 196 है ये किसका, 14 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर हो जाता है। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर हो जाता है। और 256 किसका स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 256 किसका स्क्वायर है, ये 16 का ये स्क्वायर है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब ये 252 जो है वो 252 किसका स्क्वायर है, 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 252 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो है वो भिन्न है। ठीक है, सबसे ये डिफरेंट है। ये सब जो है वो तीनों क्या है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन ये जो संख्या है वो स्क्वायर किसी भी संख्या का नहीं हो सकता है 252। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या, 252। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है ना, दी गई जोड़ी के क्या है, अनुरूप है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सी और डी दिया गया है। ठीक है, सी डी रेशियो में है एच आई। ठीक है, सी डी रेशियो एच आई है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि सी के बाद डी है। ठीक है, सी के बाद डी है लगातार और फिर एच के बाद आई है, लेकिन ये जो डी और एच के जो बीच में जो गैपिंग है वो कितने का गैपिंग है, 3 का। कौन कौन सा लेटर का गैपिंग है, यहाँ पे देखना, डी के बाद ई आता है तो ई वहाँ पे नहीं गैप है, ई के बाद एफ गैप है, फिर जी गैप है। ये 3 गो संख्या जो है, 3 गो अल्फ़ाबेट जो है वो गैप है, इसके बाद एच और आई है। ठीक है, तो यही 3 गो गैपिंग वाला जो है वो सिस्टम सभी में चलेगा। देखो ए के बाद बी हो जाएगा, ठीक है, लगातार है, एक्स वाई लगातार है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि बी से जो एक्स की जो दूरी है यानी कि 3 लेटर गैप
गैप होना चाहिए। यहाँ पे 3 से ज़्यादा लेटर गैप हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी क्यू, ठीक है, पी और क्यू देखो, पी क्यू रेशियो यू भी, ठीक है ना, पी के बाद क्यू आता है, यू के बाद भी आता है, ये तो सही है। लेकिन क्यू से यू तक की जो दूरी है ये यहाँ पे 3 लेटर का गैप होना चाहिए। तो देख लो क्यू के बाद क्या होता है, क्यू के बाद आर होता है, फिर एस, फिर टी, ये 3 लेटर जो है वो 3 लेटर 3 अल्फ़ाबेट लेटर इसमें गैप है। तो पी क्यू यू भी जो होगा ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन, मिला लो। आई के बाद जे होता है, ठीक है ना, ये तो सही है। एम के बाद एन होता है, ये भी सही है। लेकिन जे और एम के जो बीच का होता है वो क्या है, यहाँ पे के और एल, केवल 2 ही अक्षर गैप है यहाँ पे। लेकिन सभी में क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन, यहाँ पे 3 अक्षर गैप है, तो 3 अक्षर भी होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ है 3 अक्षर गैप, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, पी क्यू रेशियो यू भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है कि विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तन में से कौन सा जो है वो निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा, ठीक है ना। ये निम्नलिखित समीकरण को कौन सही करेगा, यहाँ पे देख लो, ये समीकरण दिया गया 30 गुना 3 माइनस 3 बराबर में 13, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 30 गुना में 3 माइनस 13, सॉरी माइनस क्या है, माइनस 3 है ना, माइनस में 3 है, ठीक है। चलो 30 गुने 3 माइनस में कितना है, माइनस में यहाँ पे 3 है। 30 गुने 3 माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर गुना को हम भाग में बदलते हैं, ठीक है ना, गुना को भाग में बदला जाए और माइनस को प्लस में बदला जाए, तो इसका देखते हैं गुना को भाग में बदल के, तो 30 गुना है तो इसको भाग में बदल दो 3, और यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस में बदल दो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 10 30 में डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस और ये 3, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 13। सही बात है। यहाँ पे अगर गुना को हम भाग में बदल देते हैं, इसको अगर भाग में बदल देते हैं, माइनस को हम प्लस में बदल देते हैं, तो ये जो 13 जो हमारा मान है वो सही निकल के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको ये चारों ऑप्शन में जो है वो करके देख लेना पड़ेगा कि कौन सा अंक जो है वो करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर इधर बराबर के इस साइड में ज़्यादा अंक है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गुना जो है वो होगा कोई ना कोई संख्या में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उस संख्या को पहचानना है, ठीक है ना, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से जो है वो संबंधित नहीं है। निम्न श्रृंखला से क्या है, संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, 9 है, 28, 64, 126, 217 और 344, 513, ठीक है। इस सब में पहचानना है कि कौन जो है वो एक श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टिक तो लगाया गया है 64, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पे जैसे 1 का क्यूब, ठीक है ना, 1 का क्यूब और प्लस में 1 हम अपना मन से कर रहे हैं, ठीक है, अपना मन से कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब करो और फिर +1 जो है वो अपने से कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3 का क्यूब करो और +1 अपने से ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 हो जाएगा 28, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 भी हो गया, 9 भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे 28 भी आ गया, है ना। अब देखो 64 की तो 4 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 4 का क्यूब करेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64 और 1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 64 दे दिया है, तो ये जो है वो श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पे 65 रहता तो ये श्रृंखला से संबंधित होता, लेकिन यहाँ पे 64 दे दिया गया है, इसलिए श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि उन वेन रेखा चित्र का चयन करें, ठीक है ना, रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। कौन कौन से, विद्यालय, अध्यापक और छात्र, ठीक है ना। देखो ये हम एक बड़ा सा विद्यालय बना दिए, ठीक है ना, विद्यालय है और विद्यालय में ही क्या रहते हैं, विद्यालय में ही अध्यापक रहेंगे और विद्यालय में क्या रहते हैं, छात्र भी रहते हैं विद्यालय में, ठीक है ना, यानी कि विद्यालय के अंदर अध्यापक और छात्र दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा फिगर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन 2 भी गलत। अगला देखते हैं नीचे की ओर ऑप्शन और भी है, ठीक है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन 4 में ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन 4 में जो है आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो बड़ा है वो क्या है, विद्यालय है, ठीक है ना, ये जो बड़ा बनाया गया है ये क्या है, आपका विद्यालय है ये, ठीक है ना। विद्यालय में ये क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे इधर अध्यापक और इधर क्या हो जाएंगे, एक छात्र हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा, चलो पूरा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है कि 5 छात्र जो है वो एक कतार में खड़े, ठीक है, 5 छात्र क्या है, एक कतार में जो है वो खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है, ठीक है ना, सुमन कहाँ खड़ा है, प्रणव के
बगल में खड़ा है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ा है, ठीक है ना। सुमन कहाँ पे खड़ा है, प्रणव के बगल में खड़ा है लेकिन दीना के बगल में नहीं खड़ा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सुमन, ठीक है। ये हो गया सुमन, ठीक है ना। सुमन जो है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, ठीक है ना, प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है, ठीक है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। तो बाईं ओर हमारा इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, ये इधर, इधर हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या होगा, ये राइट साइड होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे सुमन खड़ा है तो बाईं ओर कौन है, सबसे बाईं ओर कौन है, कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है। तो कुमार जो है वो सबसे बाईं ओर खड़ा है, किसके बगल में खड़ा है, राजू के बगल में। चलो यहाँ पे राजू को खड़ा कर देते हैं। और फिर बोला जाए कि सुमन किसके बगल में, प्रणव के बगल में। तो सुमन तो इधर हो गया राजू के बगल में, तो इस साइड क्या होगा, प्रणव इधर इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रणव जो होगा वो इस साइड खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रणव, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ा नहीं है। सुमन जो है लेकिन वो दीना के बगल में खड़ा नहीं है, तो दीना किधर हो जाएगा, इस साइड में जो होगा वो दीना खड़ा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि बीच में कौन खड़ा है, ठीक है ना, बीच में कौन खड़ा है। तो देखो दो गो इधर हो गया कुमार राजू और दो गो इधर हो गया प्रणव और दीना। तो बीच में कौन खड़ा है, अभी बीच में जो है वो खड़ा कौन है, सुमन जो है वो बीच में खड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत जो है वो कौन है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पे देख लो असंगत जो होगा वो कौन है निम्नलिखित में से। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से असंगत नीचे जो है वो नीचे आगे ऊपर और बड़ा, तो इसमें कौन होगा असंगत जो है वो आपका बड़ा जो होगा वो असंगत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। चलो देखो एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया, ठीक है ना। 5 छात्र जो है वो हिस्सा लेता है साइकिलिंग प्रतियोगिता में। और रॉबर्ट जो है वो मोनिश से पहले, ठीक है, रॉबर्ट को हम आर से डिनोट करेंगे, ओके। रॉबर्ट जो है वो कहाँ, मोनिश से पहले, ठीक है ना। मोनिश से पहले हो गया रॉबर्ट पहले, लेकिन गुंजन के बाद में आया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, गुंजन के बाद में आया, गुंजन के बाद में आया, ठीक। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में रह गया, मोनिश से बाद में रह गया कौन, बाद में आया है कौन, अनिल। अनिल जो है वो मोनिश से बाद में आया लेकिन सबसे पीछे कौन है अभी, सुनील है, ठीक है। तो प्रतियोगिता किसने जीता, तो सबसे आगे अभी कौन है प्रतियोगिता में, तो ये जो गुंजन जो है वो सबसे आगे प्रतियोगिता में है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुंजन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यदि डी को क्या लिखा जाता है, यदि डी को 4 लिखा जाता है और जी को 7 लिखा जाता है तो गार्डन को जो है वो कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। गार्डन को कितना लिखा जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो डी को कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। डी को 4 लिखा जा रहा है, जी को 7 लिखा जा रहा है। तो देखो जी का जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर होता है वो कितना होता है, जी को 7 होता है, ठीक है ना। ए को कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। आर को, आर कितना नंबर पे आता है, आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है ना। डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पर आता है। ई कितना पर, 5 पर। और एन कितना पर आता है, 14 नंबर पर आता है। ये सबको ऐड कर दो, ठीक है ना, ये सबको ऐड कर दो आपस में। तो देखो 5 4 9, 9 4 13, 13 8 11, 11 11 1 12, 12 7 19, ठीक है। 12 7 कितना होता है, 19 की 9, हाथ में 1 हो गया, तो 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 49 जो है वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 49, ठीक है। क्या करना था इसको, सबका जो नंबरिंग है, जी कितने नंबर पर आता है तो 7 नंबर पर, ए कितना नंबर पर आता है तो 1 नंबर पर, आर कितना पर तो 18 नंबर पर, ई डी कितना पर आता है तो 4 नंबर पर, ई कितना पर 5 पर, और एन कितना पर, ये एन जो है वो 14 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से सबका नंबरिंग लिख के और फिर क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को जो है वो पहचानना है, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानना है। देखो ये तो बेसिकली है तो रीजनिंग में ही, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो जीके का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। है तो रीजनिंग का क्वेश्चन बट जीके भी इसमें शामिल है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम इसमें एक्स्ट्रा बताने वाले हैं। देखो निम्नलिखित में से जो है वो कौन से असंगत युग्म को पहचानना है, ठीक है ना।
देखो मिस्र का राजधानी कैरो है, ठीक है ना। मिस्र का राजधानी कहाँ है? कैरो है, ये भी सही है। इटली का राजधानी रोम है। इराक का राजधानी दिनार नहीं है, ठीक है ना। इराक का राजधानी अगर आपको याद होगा तो अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो यहाँ पे याद कर लेना। इराक का जो राजधानी है वो कहाँ है? बगदाद है। और ग्रीस का राजधानी एथेंस है, ठीक है ना। अभी सब देश का जो है वो एक बार मुद्रा भी देख लेते हैं। मिस्र देश है पहला, मिस्र देश पहला का जो मिस्र का मुद्रा होगा वो क्या होगा आपका? मिस्र पाउंड, ठीक है ना। मिस्र का मुद्रा क्या होगा? मिस्र पाउंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में इटली है, तो इटली का जो मुद्रा होगा वो क्या हो जाएगा? यूरो, ठीक है ना। इटली का मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो, इसको भी याद रखना, मुद्रा को भी। तीसरा में देखना, तीसरा में आपका इराक, इराक का जो है वो मुद्रा क्या होता है? दिनार, ठीक है ना। इराक का मुद्रा क्या होता है? दिनार। और यहाँ पे वही मुद्रा दे दिया था, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे क्या है, सब में राजधानी दिया गया है और यहाँ पे इराक का राजधानी नहीं है, यहाँ पे मुद्रा दे दिया गया है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन में देखना ग्रीस, ग्रीस का राजधानी एथेंस है, लेकिन अगर मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा क्या होता है? दिरहम, ठीक है। याद रखना ग्रीस का जो मुद्रा होता है क्या होता है? दिरहम होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी जो है वो सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको अब सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा सा हमको देखो यहाँ पे ये जो दिया गया है कि कथन क्या है कि कुछ गुड़ियाँ फूल है, ठीक है ना। क्या है कथन में? कुछ गुड़ियाँ जो है वो क्या है? फूल है, ठीक है। हम यहाँ पे गुड़िया बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गुड़िया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गुड़िया, ठीक है ना। कुछ गुड़िया फूल है, यानी कि कुछ गुड़िया जो है वो फूल है। यहाँ पे फूल बना दिए, कुछ गुड़िया जो है वो फूल हो गया, ठीक है। आगे क्या है कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ जो है वो गुड़िया नहीं है, यानी कि पेड़ जो है वो बिल्कुल अलग बन रहा है, ठीक है। अब देखना निष्कर्ष में क्या है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है? कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। तो देखो कोई गुड़िया पेड़ है नहीं है, कुछ फूल जो है वो, कुछ फूल पेड़ है, तो कुछ फूल पेड़ है नहीं है, यानी कि ऑप्शन देखो। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है क्या? देख लो कुछ फूल जो है वो पेड़ है, तो कुछ फूल पेड़ तो नहीं है, ये तो बात सही है। लेकिन केवल 2 ही नहीं, केवल 1 और 2 जो है वो दोनों अनुसरण करता है। तो देख लो इसको, ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से इसका देखना पड़ेगा। पूरा ऑप्शन हम यहाँ पे लेकर आते हैं आपके सामने, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे इसको सोल्व कैसे करना है देखना है यहाँ पे। देखो केवल निष्कर्ष 1 जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, क्यों? क्योंकि कोई गुड़िया जो है वो पेड़ नहीं है, ठीक है ना। कोई गुड़िया जो है वो पेड़ नहीं है। देखो पेड़ बिल्कुल अलग है। कुछ फूल जो है वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ में ही फूल होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ फूल जो है वो पेड़ हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुड़िया जो है वो पेड़ नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निष्कर्ष 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र जो है वो चित्र छिपा सन्निहित है, ठीक है ना। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति यहाँ पे नहीं दिया गया है। बिना घुमाए हुए आपको बताना है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला फिगर आपको इसमें से दिखाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे, ठीक है। ऑप्शन पूरा दिखाई देना चाहिए। चलो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला फिगर जो है वो कौन से ये चारों ऑप्शन में से किस में है ये, ठीक है ना। ये वाला फिगर जो है वो चारों ऑप्शन में से कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। और घुमाने की अनुमति भी नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा कोना दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा कोना आपको किस में दिखाई देगा? इसमें भी है, बट ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन इसमें आ जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला लाइन इसमें नहीं है। देखो ये वाला तीसरा ऑप्शन में ये जो है आपका ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इस प्रकार से ऐसा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वाला जो होगा वो इसमें फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो है ये इस प्रकार से ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो कोना है इसका बिल्कुल सटा हुआ है कोना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा हटा हुआ है, ठीक है ना। सटा हुआ नहीं है ये, बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको एक बार क्लीन कर देते हैं ताकि दिखाई दे क्लीन। देखो यहाँ पे जो कोना जो सटा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे। अच्छा इधर थोड़ा कर देते हैं। चलो क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है बढ़िया से। और बड़ा कर दें, और बड़ा में फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको छोटा ही रहने देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन में कि एक मंजिल पर जो है वो 6 कार्यालय क्रमशः ABCDF और आवंटित है, ठीक है ना। E और F जो है वो आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, ठीक है ना, 2 कतार में है। किस प्रकार से 2 कतार में है? इस प्रकार से है जो वो 2 कतार में। एक मिनट, देखो 2 कतार में है, ठीक है ना। ये जो ऑफिस जो है वो आपका 2 कतार में है, ठीक है। पहला जो हो गया वो इस लाइन में है और दूसरा ऑफिस जो है वो इस लाइन में होगा, ठीक है ना। ये 2 कतार हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है, ये कार्यालय 2 कतार में है। एक कतार का रुख जो है वो उत्तर की ओर है तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, ठीक है ना। बी को कहाँ मिला है? उत्तरमुखी कार्यालय। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी को जो है वो उत्तर वाला कार्यालय मिला, यानी कि बी को मिल गया है उत्तर वाला कार्यालय, ठीक है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल में नहीं है, जो कि डी के बगल में नहीं है, ठीक है ना। यानी कि 3 गो उधर होगा तो 3 गो इधर होगा। अगर हम डी को यहाँ रखते हैं तो बोल रहा है कि बी के जो है बी के बगल में नहीं है। इसका मतलब यह है कि डी जो है वो यहाँ पे होगा, है ना। डी यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि क्या है? डी के बगल में नहीं है, ठीक है ना। डी के बगल में बी नहीं होना चाहिए। अब देखो डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले, ठीक है ना, तिरछे रूप से आमने सामने। तो डी यहाँ पे है तो एफ हमारा कहाँ पे होगा? एफ जो होगा वो यहाँ पे होगा। ये तिरछे हो गया, आमने सामने तिरछे हो गया, ठीक है। मिले सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। सी जिसका कार्यालय किसके बगल में है? जिसका कार्यालय जो है एफ के बगल में है, तो एफ के बगल में सी हो जाएगा, है ना। संयोजन कार्यालय मिला। और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। ई को कहाँ मिला? उत्तरमुखी कार्यालय। तो 2 गो तो यहाँ पे है, ये है कार्यालय, तो 3 गो और यहाँ पे होना चाहिए, तो यानी कि ई जो है वो यहाँ पे आ गया। अब बचा हुआ कौन है? बचा हुआ है ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण में। जो बच गया वो उसको लास्ट में कर देंगे, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, ठीक है ना। दक्षिण में कौन कौन है? FCA, ये वाला संयोजन को मिला है दक्षिण कार्यालय। यहाँ पे देखो FCA कौन है? ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। FCA ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उत्तरमुखी कार्यालय बोलता है तो BED जो होता है वो आपका बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण मुखी कार्यालय, तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में 2 संख्या को जो है कोष्टक के भीतर रखा गया है, ठीक है ना। 2 संख्या जो है वो कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है ना। यहाँ पे किस प्रकार से जो है वो श्रृंखला को बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है ना। देखो यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे +2 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, फिर है ना। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। और यहाँ पे कितना जोड़ रहे हैं? यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे फिर कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 होना चाहिए कोष्टक वाला संख्या। ये गलत है, ठीक है ना। यानी कि पहली कोष्टक संख्या जो है वो बाएं से सही और दूसरी गलत है, ठीक है ना। ये बाएं से सही है पहली वाला, लेकिन जो दूसरी वाला जो है वो दूसरी गलत है, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोष्टक में क्या है? 14 दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करना है। 1 है, 3 है, 5, 11, 21, 43, 85, 171, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कैसे चयन करना है, थोड़ा सा और क्वेश्चन को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑप्शन क्लियर दिखाई दे। चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या, इस जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाली संख्या है, यहाँ पे आपका अगला संख्या क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। 1 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना, 1 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 में 2 को गुना करके और फिर हम इसमें क्या करेंगे?
फिर हम इसमें कितना आ रहा है 2 और +1 अपने से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 आ गया है ना। इसके बाद देखते हैं फिर 3 में हम 2 से गुना करेंगे। ये जो अगली वाला जो संख्या है ना, हर संख्या में 2 से गुना करो और एक जोड़ दो और एक माइनस करो। एक में हम पहले 2 से गुना किए तो ये अगला संख्या निकल के आ गया। फिर अगला संख्या निकालने के लिए 3 को हम क्या करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, इसमें +1 किए थे तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से 5 के लिए, तो 5 के लिए क्या करेंगे, तो 5 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे माइनस किए थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार जो है वो प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 + 11, देखो यहाँ पे 3 5 11 आते जा रहा है, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। इसी तरह से जब आगे करेंगे तो आगे करते जाएंगे तो यहाँ पे 171 संख्या है तो 171 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 2 का 2 और 1 3, यानी 342, ठीक है। और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पहले क्या करें, प्लस, यानी कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे -1 कर दो, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 341 जो होगा आपका आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि चिल्ड्रेन को जो है, चिल्ड्रेन का कूट भाषा कैसा लिखा गया है, चिल्ड्रेन को कूट भाषा में लिखा गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा, देखना यहाँ पे चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जा रहा है, CHILDREN, ठीक है। चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जा रहा है, LI के बाद में H है ना, LI के बाद में क्या है, H है। चलो देखो यहाँ पे LI के बाद में क्या है, LIHC NER और D, है ना। तो यहाँ पे 4 लेटर यहाँ पे और 4 लेटर यहाँ पे है, ठीक है। पहले इस 4 लेटर को अपोजिट लिखो, LIHC हो जाएगा, LIHC लिख दिए हैं अपोजिट में। फिर यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे लास्ट में 4 अक्षर तो NERD लिखो, NERD हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट को भी लिखेंगे, ठीक है ना, MOVEMENT, ठीक है। मूवमेंट को भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो कुछ कैसा लिखा जाएगा इसको, मूवमेंट को जब इस प्रकार से हम लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इधर लेकर आ रहे हैं ताकि पूरा इसका सॉल्यूशन जो है वो दिखाई दे। चलो देखो मोमेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 लेटर हैं। तो ये 4 लेटर यहाँ पे और 4 लेटर जो है वो यहाँ पे है। तो इस 4 लेटर को पहले अपोजिट करो तो इसको हो जाएगा क्या, EVOM हो जाएगा। फिर ये चारों लेटर का अपोजिट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TNE और M होगा, ठीक है। अब मिला लो कि ये वाला जो ऑप्शन होगा वो किस में मिल रहा है, ठीक है ना, EVOM TNEM, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब, ठीक है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। Q है, R है, U X और A, है ना। QRUXA, देखो Q O, अच्छा O है, यहाँ पे Q नहीं है, O है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे O है, ORUXA, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो यहाँ पे कौन सी जो है वो लेटर आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी लेटर आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे O है, R है, यानी कि कौन सा अक्षर है यहाँ पे, OPQ, ठीक है ना। P और Q गैप है, यानी कि 2 गो गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। R के बाद में S और T गैप है, ठीक है ना। इसके बाद U आया है, U के बाद में क्या होता है, V और W, ठीक है ना। VW गैप है, यानी कि 2 लेटर यहाँ भी गैप है। X के बाद में YZ, ठीक है ना, YZ गैप है, यानी कि 2 लेटर गैप है, A आ गया। तो A के बाद में भी 2 लेटर गैप होना चाहिए, कौन कौन, B और C गैप होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो यहाँ पे D है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि D लेटर जो है वो यहाँ पे आएगा। 2 का गैप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब रिलेशन आपको पहले देखना पड़ेगा। ये जब भी इस तरह के आ जाए क्वेश्चन तो आपको पहले वाला में रिलेशन देखना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि पहला का जो रिलेशन है वो किस रिलेशन में ये सब जो है वो जा रहा है, ठीक है ना। उसी रिलेशन में जो आगे की ओर भी हमको ले जाना है, तो ये D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है ना।
ये दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, तार्किक रूप से जो कौन सा देखो यहाँ पे जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ठीक है ना, ये जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक जो है वो प्रतिभाशाली हैं। ठीक है ना, जापान में कौन है प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। ठीक है ना, इसमें वैज्ञानिक है। ठीक है, और ये जापान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे चीनी वैज्ञानिक लिख देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका जो है वो फिगर बन जाएगा। अब देखो, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। ठीक है ना, कोई भी चीनी वैज्ञानिक जो है वो प्रतिभाशाली नहीं है। निष्कर्ष 2 में क्या है कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो पहला निष्कर्ष जो है वो क्या बोल रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है ना। फिर है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जो है वो जापान में भी काम कर रहे हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं क्या, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, कुछ चीनी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर जो है आपका आ रहा है। देख लो ऑप्शन देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से क्या लगाना चाहिए। ठीक, देखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 4। ठीक है ना, 4 वाला और 2 वाला, यानी कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। चीनी वैज्ञानिक जापान में है ना, ये थोड़ा सा चीनी वैज्ञानिक जो है वो जापान में भी है, और कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जब ये जापान में है, पूरा वैज्ञानिक जो है जापान का वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, तो कुछ चीनी वैज्ञानिक भी क्या हो जाएंगे, प्रतिभाशाली हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो पार्ट जापान में भी आ रहा है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 और 4 अनुसरण करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है, संख्या 11:169 समानुपात 18 रेशियो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। 11 के बाद में 12 होता है, लेकिन 12 गैप है, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर है। ठीक है ना, उसी तरह से 18 19 को गैप कर देंगे, है ना, 19 को गैप करके 20 का यहाँ पे क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बैल का जो संबंध है वो गैस है, तो शेर का संबंध किससे होगा, ये शेरनी से होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 2 आप सभी को भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिससे प्रश्न की आकृति जो है वो रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा आकृति होना चाहिए, देखो इस यहाँ पे कौन सा आकृति होना चाहिए वो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, है ना। देखो ये आपका आकृति होगा इस प्रकार से, देखो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ड्रॉ, है ना। चलिए यहाँ पे जो आकृति आएगी आपका, देखो ई वाला मुंह जो है यहाँ पे है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी आपका बनेगा। ये जो होगा कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ऐसा, है ना। अब देख लो कि ये वाला जो फिगर है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, देखना ये वाला फिगर तो सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी ये वाला जो है वो इधर की ओर मुंह नीचे की ओर है। ठीक है ना, यहाँ पे उधर है, देखो सेम फिगर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन क्लियर दिखाई दे। देख लो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा नंबर ऑप्शन, बिल्कुल ये जैसा बनाया है। ठीक है ना, ये जो जैसा बनाया है बिल्कुल वैसा ही दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। ठीक है ना, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। देखो कैसे इसका चयन होगा, यहाँ पे देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे 3 कोण आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे 3 कोण आ गया, फिर 3 कोना जो है वो बाहर चला गया, है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कोना के अंदर में क्या है, यहाँ पे 4 वाला है, 6 है ना, चतुर्भुज यहाँ पे, यानी कि आयत बोल सकते हैं। फिर आयत बाहर आ गया, तो अब की बारी में किसका बारी है, अब की बार जो है वो बारी किसका है, अब की बार है आपकी पंचभुज का बार है, जिसमें 5 भुजा हो। ठीक है ना, जिसमें 5 भुजा हो, तो 5 भुजा किस में है, तो ऑप्शन 2 में ही तो 5 भुजा है, बाकी सब में तो 2 3 4 भुजा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला कि एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया। ठीक है, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को जो है वो बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। ठीक है ना, देखो
ये जो रेखा जो है वो मोड़ने से किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले तो इसको इस प्रकार से ऐसे मोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे मोड़ा जा रहा है। जब इसको इधर से ऐसे हम मोड़ेंगे तो ये जो आपका ये जो तीर वाला जो निशान है, ये मोड़ने पर किधर जाएगा, ये मोड़ने पर तो इधर जाएगा, और ये जो तीर का निशान है ये तो यहीं पे रह जाएगा इस प्रकार से। तो ये ऐसा देखो कि ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये तीर ऊपर की ओर और ये वाला तीर ज्यों करते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना, निम्नलिखित को असंगत को पहचाने, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत को आपको पहचानना है। तो इसमें निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे असंगत को, देखना यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 मिनट। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो गया। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। देखो यहाँ पे ABCD है ना, 1 मिनट। देखना यहाँ पे ABCD WXYZ IJKL P के बाद में S आ गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। देखो यहाँ पे ABCD हो रहा है, WXYZ हो गया, IJKL हो गया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला संगत जो है वो नहीं है। ऐसा होना चाहिए था इसको PQ, सॉरी यहाँ पे P होगा, है ना, PQRS, इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है वो असंगत हो गया। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो सबसे लंबी हड्डी अगर हम आपको बता दें तो आपकी सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है, जांघ, यानी कि थाई, THIGH। अगर पूछे आपसे सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, ठीक है ना, स्टेपिज। ये कहाँ पे होती है, ये आपकी होती है कान में, ठीक है ना। कहाँ पे होती है, कान में सबसे छोटी हड्डी, और सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, नॉमिनल GDP के आधार पर। चलो ये तो हो गया था, वो करंट अफेयर था 2018 का। देखो इस क्वेश्चन को देख लो। सोवियत संघ वर्ष जो है वो कब से स्टार्ट हो गया था, कब टूटा था, तो 1991 में जो है वो सोवियत संघ जो है वो 1991 में टूटा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखना, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर अगला बार भी आएगा तो आपको टिक लगाना होगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, बेस्टिल जेल, ठीक है ना, बेस्टिल जेल पर जो है वो जनता के हमले कौन से घटना को जन्म दिया था, ठीक है ना। बेस्टिल जेल पर जो है वो जनता का जब हमला हुआ था तो उस समय कौन सी जेल का जो है वो जन्म हुआ था, देखो। तो इसका क्या होता है, फ्रांस का क्रांति, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना का जन्म हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति जो है वो उसी समय से स्टार्ट हो गई थी। देखो अगला क्वेश्चन है कि पत्तों में जो मौजूद रंग जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, हरा रंग। पत्तों में जो मौजूद हरा रंग होता है किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल के नाम से जो है वो हरा पदार्थ जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है, कृषि है। चलो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कहाँ कहाँ का, तो ये ओडिशा और झारखंड क्षेत्र का, ठीक है ना। ओडिशा और झारखंड क्षेत्र का जो है वो भारत एक प्रमुख अयस्क क्षेत्र है, ठीक है ना। वो कहाँ का, ओडिशा और झारखंड का। तो ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगा लेना, ओडिशा झारखंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है कि किसको जो है वो लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया ऑफ ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, तो बुध को, ठीक है ना। बुध को जो है वो एशिया ऑफ लाइट, है ना, लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया ऑफ लाइट, ठीक है, एशिया की ज्योति के नाम से जाने जाते हैं, क्यों, बुध को। ओके चलो, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है ना। तमिलनाडु की जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली जो होगा वो कौन सा होगा, तमिलनाडु का, याद रखना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य शास्त्र है ना, लोक नृत्य शास्त्र जो है वो क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम, है ना। भारतनाट्यम जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का लोक नृत्य शैली क्या है, भारतनाट्यम। देखो हर स्टेट का आपको याद कर लेना है ना। देखो अभी और भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो उसको भी एक बार रिपीट कर देंगे, है ना। भारत देश का सबसे छोटा राज्य आपको पता होगा, देख लेना मैप में, है ना। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है भारत देश का।
देखो ओलंपिक में है ना, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम जो है वो भारतीय महिला कौन है, तो पीवी सिंधु है ना। पीवी सिंधु जो है वो प्रथम भारतीय महिला है। अब हमें ये बताना आप लोग कमेंट में कि पीवी सिंधु जो है वो कौन से जो है वो स्पोर्ट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें जवाब कमेंट में देना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो बैठक हुई थी, तो ये हुई थी नागपुर में है ना। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी आपका नागपुर में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। कब, 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में है ना। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो आपको टिक लगाना होगा किसमें, 2009 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, ठीक है ना। जीन जैकस जो है वो एक प्रसिद्ध था, किसमें प्रसिद्ध था, तो जीन जैकस किसमें प्रसिद्ध था। चलिए जीन जैकस जो था वो एक प्रसिद्ध क्या था, चिंतक था, ठीक है ना। एक प्रसिद्ध क्या था, वो चिंतक था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, याद रखना। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य है, ठीक है। और तमिलनाडु का क्या बताया था, तमिलनाडु का बताया था भारतनाट्यम। भारतनाट्यम है कहाँ का, तमिलनाडु का। और लावनी कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है, याद रखना आप लोग। महाराष्ट्र का लावनी और तमिलनाडु का भारतनाट्यम, ठीक है। दो चीज़ याद हो गया आपको, दो वो लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कबूतर, ठीक है ना। कबूतर का रंग व्हाइट होता है, इसलिए क्या है, ये शांति का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी जो है वो तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, लार ग्रंथि है ना। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl2 आपको भी पता होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है आपको ऑप्शन में नाम ना दिया रहे, आपका केमिकल फार्मूला दिया है, तो केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है NaCl, या फिर कहीं कहीं NaCl2 भी रहता है, ठीक है। चलो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, तो जीएसटी का जो पूरा अर्थ होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, जीएसटी का पूरा अर्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 101वां संविधान संशोधन जो है वो किससे है, जीएसटी से संबंधित है ना। और ये कब लागू हुआ था, तो याद रखना ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। और ये जीएसटी 101वां संविधान संशोधन से जो है वो संबंधित है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम जो है वो भारतीय महिला कौन है, तो इसको सबको पता होगा, आरती शाह जो है वो प्रथम भारतीय महिला है ना। पुस्तक इंडिया 2020 जो है वो किसने लिखा, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था पुस्तक इंडिया 2020 को, है ना। चलिए ये सब तो क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पे मैथ वाला क्वेश्चन आ गया। अब मैथ में क्या है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग है ना। 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के जो है वो मूल्य वर्ग कितने हैं, टोटल जो है वो 420 रुपये हैं, है ना। टोटल मूल्य कितने हैं, टोटल 420 रुपये हैं। 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या है 8, 1 और 5 है, तो अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। थैले में 5 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे, देख लो। 1 रुपया के कितना है, 8, ठीक है। 1 रुपया, यहाँ पे 2 रुपया लिखते हैं, यहाँ पे 5 रुपया लिखते हैं। कितना है 1 रुपया वाला, 8 गो सिक्का है। 2 रुपया वाला 1 सिक्का और 5 रुपया वाला कितना सिक्का, 5 सिक्का, है ना। तो इसको क्या करो, सबको गुना कर दो, ठीक है। सबको गुना करो, 5 में 25 से 5 से गुना करेंगे 25, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। ये सबको क्या करना है, अब ये सबको ऐड कर दो, तो 25 और 2 27 और 8 कितना हो जाता है, 35 गो होगा, यानी कि 35 रुपया, है ना। अगर आपको 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला 5 रुपया वाला सिक्का यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से 35 रुपया हो जाएगा। मेरे पास कुल टोटल कितना है, 420 रुपया है, तो 420 में हम कुछ नहीं करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कटेगा 12 बार में, ठीक है ना। यानी कि 12 बार में कटेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि रुपये 5 के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपया वाला जो है वो 5 रुपया वाला सिक्का जो है वो कितना है, यहाँ पे 5x है ना, तो 5x है ना। x का मान कितना है, यहाँ पे 12 है, तो 12 पचे कितना हो जाएगा, ये 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 5x बराबर 5 गुना में कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे काटने पे कितना आया है, 12 है। अब 420 जो है वो 35 कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 पचे 60, ठीक है। 12 पचे 60, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना मैथ का क्वेश्चन है ये। देखो नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्ष है ना, 5 लगातार वर्ष जो है वो y1 y2 y3 और y4 और y5 के लिए जो है वो एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, इसमें दिया गया है यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात कितना है 35,000 करोड़ है, तो वर्ष y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा, है ना। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 38,000 कितना है, सॉरी 35,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 35,000 करोड़। ठीक है, कितना है किसके लिए पूछ रहा है, y3 के लिए क्या पूछ रहा है, ये आयात पूछ रहा है करोड़ में। तो y3 यहाँ पे है ना, y3 का देखो ग्राफ कितना है 1.10 है, तो 1.10 लिखेंगे और बटा में कितना कर देंगे, ये बटा में 100 करेंगे। ठीक है, बटा में कितना करेंगे 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ही तो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 35 350 ऊपर बच गया और ऊपर 110। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 5 पर कितना जीरो, 2 गो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जीरो, यानी कि 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 38,500 हो जाएगा। ठीक है ना, 38,500 रुपया जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल सही आंसर है, ये करोड़ में है 38,500 करोड़ से। ठीक है ना, चलिए देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना यदि P Q से 40% कम है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुते करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो P और Q लिखना पड़ेगा, है ना। P लिखो और एक जगह क्या लिखो, Q लिखो। ठीक है, P जो है वो Q से 40% कम है। अगर Q 100 है तो P कितना है यहाँ पे 40% कम, यानी कि 60 है। कितना कम है ये 40% कम है, 40 लिखेंगे। किससे कम है, 60 से कम है और गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटो, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, ऊपर में कितना बच गया है 100 और 2, इसको गुना करेंगे तो 100 दूनी 200 और नीचे में 3। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये 66.66% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखना अगला क्वेश्चन। देखना अब मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका गति है कार का। ठीक है, सोनू जो है 936 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा। तो हम एक चीज़ आपको बताया था कि एक तरफ आपको क्या लिखना है, मीटर प्रति सेकंड लिखना है और एक तरफ आपको क्या लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है ना। किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है। अगर मीटर प्रति सेकंड में 5 रहे तो किलोमीटर घंटा में 18 होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में आपका 10 रहे तो इधर कितना होगा 36 हो जाएगा। अगर आपका 15 रहेगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर जो होगा वो आपका 54 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 54। अगर इधर 20 है तो इधर कितना हो जाएगा आपका 72, यानी कि 5 चौके 20 से 4 गुना है इससे, है ना। तो इधर भी 18 चौके 72, ये भी इसको भी क्या कर देना है, इसको भी 4 गुना कर देना है, यानी कि किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सोनू जो है वो जा रहा है। यानी 1 घंटा में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको 936 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 72 से इसको डिवाइड कर दिए, कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में जो है वो ये कट जाएगा, है ना। 13 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 13 घंटा आपका आंसर आ गया। पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात भी 4,777 में बेचा गया है। ठीक है ना, 15% छूट दिया है, इसका मतलब यह है कि 85% में उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। कितना रुपया, 4,777 रुपया। अगर हम इसमें हम 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा। तो उधर 17 से डिवाइड किए हैं तो इधर भी हमको 17 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 दूनी 34, यहाँ पे 2 आएगा और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 8 2 और 8 लास्ट में कट जाएगा। ठीक है ना, अब हमको कितना अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, आप सभी को पता होगा। तो 5% का मान 281 है, 100% का मान निकालना, तो इधर 20 से गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा ना। तो जब इधर 20 से गुना किए हैं तो इधर भी हमको 20 से गुना करना पड़ेगा। तो देख लो, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 8 में 2 से, तो 16 के 6 में 1, 2 दिन 4 1 5 और 1 वाला लास्ट ये 0, यानी कि 5,620 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु का क्रय मूल्य है 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात है 7:3, तो आपको X का मान जो है वो आपको बताना है, X का मान। ठीक है ना, देखो X का मान जैसे ही XY वाला आता है तो आप लोग जो है वो हड़बड़ा जाता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहली वस्तु, ठीक है ना, पहली वस्तु को जो है वो कितना है 3 और दूसरी वस्तु का कितना है 2 है। ये अनुपात में मूल्य दे दिया गया है 3 और 2। ठीक है, पहली वस्तु पर 40% इस पर बढ़ा रहा है। ठीक है, 40% इसको बढ़ाता है प्लस इंक्रीज करता है, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य जो है वो X% घटाता है। इसका कितना घटाता है, X% इसका घटाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य नया अनुपात कितना है 7:3 है। ठीक है ना, नया अनुपात कितना हो गया 7:3 हो गया। तो एक चीज़ हमें यह बताना कि
अगर हम यहाँ पे कितना बढ़ा रहे हैं, x% बढ़ा रहे हैं ना, यानी किसका 2 का x%, यहाँ पे 3 का 40%, तो 3 का जब 40% निकालेंगे, यानी 3 का 40% हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। 3 का 40% जब निकालोगे, 3 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 3 3 9/5। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है ना। 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2 आएगा, यानी कि 1.2 इंक्रीज कर रहे हैं किस में, 3 में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा इंक्रीज होके, है ना, 4.2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू हमको पता करना है। नया रेशियो कितना था, 7:3 था। अब ये देखो ये कितना गुना है, 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना होना चाहिए ना, 6 गुना इसको भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 6 गुना करेंगे तो ये 18 होना चाहिए, है ना, 18, यानी कि 1.8 होना चाहिए। अब पहले सा था कितना, 2, अब कितना होना चाहिए, x%, जब इसको डिक्रीज करते हैं तो अब कितना होना चाहिए, इसको 1.8 होना चाहिए। 2 पहले था 2, अब होना चाहिए 1.8, क्योंकि इसका रेशियो दिया गया है कितना, रेशियो दिया गया है 3, तो ये कितना घट गया, 0.2 घटा ना। तो लिखना है ये आपको कि कितना का, है ना, कितना का जो है वो 0.2 होगा, है ना, 0.2, यानी x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट, है ना, x का x% जो है वो कितना होगा, 0.2 होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 2x बटा में क्या करो 100 और गुना में 10 बटा में कितना, 10/6। 10/6 कैसे होगा, देखो 10/6 क्यों होगा, 4.2 को जब हम काटेंगे, ठीक है ना, 4.2 को हम जब हटाएंगे डेसिमल से तो ये 10.6 आ जाएगा। और जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, ये इसको काट दो, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से 5 बार में, यानी कि x बटा कितना आ गया, x बटा में 30 आ गया है, ठीक है। x बटा में 30 है, इसका रेशियो कितना है, 3 है ना, इसका रेशियो कितना है, 3 है। तो x बटा में 30 है, इसका रेशियो 3 है, तो 3 से हम इसको काटेंगे तो 10 आ गया। अब ये x का वैल्यू यही हमारा फाइंड हो गया, x का वैल्यू कितना, 10 हो गया, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा तो इसको सीधे क्या करना है, स्किप कर देना है, ठीक है ना। इसके लिए एक ट्रिक हम आपको बता देंगे, है ना, ट्रिक भी इसका बताएंगे, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ है ये, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको स्किप ही कर देने में अच्छा है, जब भी आपके एग्जाम हॉल में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू भी का रेशियो दिया गया है 4:60, ठीक है ना, यू बटा भी, और यहाँ पे भी बटा में डब्लू, ठीक है, यू बटा भी गुना में भी बटा डब्लू करेंगे, ठीक है ना। ये भी है और ये भी क्या है, भी है, भी से भी कट जाएगा, है ना, बटा में कितना हो जाएगा, 4/7 और गुना 9/7, भी से भी कट जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 9 9 चौके 36, 36 और ये 49, ये बच गया क्या है, अब यू बटा में डब्लू, यू बटा डब्लू का मान कितना है, 36/49 है। और यू का मान हमारा कितना है, यू का मान 72, यानी कि इसका दोगुना मान दिया गया है 72, तो इसको भी दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98। तो आंसर कितना आ गया, ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो तो ये स्टेप्स इस तरह से हल करना है। देखो डेली आपका चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का, है ना, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा इसमें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके और मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके का, ठीक है ना, ये चारों सब्जेक्ट का इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको देख रहे होंगे, देखो कितना प्रीवियस ईयर, सारा का सारा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे और सब आसान हो जाएगा, है ना। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम एक बार कर लेंगे, सब फिर आपका बनेगा, है ना, आइडिया मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास, प्रीवियस ईयर का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी अगर क्लास पसंद आया होगा, क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और जो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।